कहानी रघु काका, मिट्टी का चूल्हा और आंसुओं का स्वाद। गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, जिसके बाहर एक पुराना लकड़ी का बोर्ड लटका था, रघु का ढाबा। रघु काका के घर की हालत बहुत खराब थी। घर में उनकी पत्नी शांति अक्सर बीमार रहती थी और उनका छोटा बेटा बिट्टू फटे कपड़ों में स्कूल जाने का सपना देखता था। सुबह के 4 बजे थे। रसोई में धुआं भरा हुआ था। रघु काका अपनी फटी धोती को ठीक करते हुए चूल्हा फूंक रहे थे। पूजा, अजी सुनते हो, घर में आटा खत्म होने वाला है। बिट्टू कल रात भी आधा पेट सो गया था। बस आज का दिन देख लो शांति। कल की कमाई से जो पैसे मिले थे उससे बिट्टू की दवाई ले आया था। आज अगर 2-4 ग्राहक आ गए तो रात को चूल्हा जरूर चलेगा। गांव के लोग रघु काका के ढाबे के पास से गुजरते, पर कोई वहां रुकता नहीं था। लोग कहते, अरे इसके पास तो बैठने की सही जगह भी नहीं है, क्या खाएंगे यहाँ। रघु काका एक बेंच पर बैठकर सड़क की ओर देखते रहते कि शायद कोई मुसाफिर रुक जाए। उनके पास बेचने के लिए सिर्फ दाल और मोटी रोटियां थी, जो उनकी पत्नी ने बड़े प्यार से बनाई थी। पापू, क्या आज मुझे नई कॉपी मिलेगी? मास्टर जी ने बोला है बिना कॉपी के स्कूल मत आना। रघु काका का सिर शर्म से झुक गया। मिलेगी बेटा, शाम तक रुक जा, आज कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखेगा। दोपहर ढल चुकी थी। रघु काका हार मानकर दुकान बढ़ाने ही वाले थे कि तभी एक महंगी कार ढाबे के सामने आकर रुकी। धूल उड़ी और उसमें से एक कोट पहने आदमी नीचे उतरा। उसने चारों तरफ देखा और नाक सिकोड़ते हुए बोला, क्या यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? मेरी गाड़ी खराब हो गई है और यहाँ आसपास कुछ नहीं है। हरिया काका जल्दी से खड़े हो गए। साहब, दाल और गरम रोटी मिल जाएगी, बैठिए, मैं अभी लाता हूँ। काका ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सबसे ताज़ा और गर्म खाना परोसा। उस आदमी ने एक निवाला खाया और चुप हो गया। रघु काका डर गए कि कहीं खाने में कुछ कमी तो नहीं रह गई। खाना खाने के बाद उस आदमी ने पैसे निकालने के लिए बटुआ खोला, लेकिन फिर रुक गया। उसने काका की झोपड़ी की तरफ देखा, बिट्टू की फटनी कमीज देखी और चुपचाप एक चिट्ठी मेज पर छोड़ दी और बिना कुछ कहे चला गया। रघु काका ने घबराकर वो चिट्ठी उठाई। उस चिट्ठी में ना तो पैसे थे और ना ही कोई शिकायत। उसमें बस एक नंबर लिखा था और नीचे लिखा था, कल सुबह इस नंबर पर फोन करना, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। वो अजनबी कौन था? क्या वो कोई मसीहा था या कोई बड़ी मुसीबत? क्या वो बिट्टू के स्कूल का कोई बड़ा अधिकारी था? उस रात रघु काका को नींद नहीं आई। वो बार बार उस चिट्ठी को देख रहे थे। पूजा दिए की मध्यम रोशनी में काका के पास आई। अजी, सो जाओ। उस अजनबी ने पैसे भी नहीं दिए और बस एक कागज का टुकड़ा थमा गया। ऐसे लोगों पर भरोसा मत करो। पता नहीं क्यों, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। अगली सुबह रघु काका ने गांव के मुखियों के घर जाकर उनके फोन से उस नंबर पर कॉल किया। फोन उठाने वाले ने भारी आवाज में कहा, रघु जी, मैं कल आपके ढाबे पर आया था। मेरा नाम मिस्टर मेहरा है और मैं शहर के सबसे बड़े अनाथ आश्रम और स्कूल का ट्रस्टी हूँ। कल जो स्वाद मैंने आपकी दाल में चखा, वो मुझे मेरी माँ की याद दिला गया। मिस्टर मेहरा ने काका को एक बड़ा प्रस्ताव दिया। उनके स्कूल के 500 बच्चों के लिए रोजाना दोपहर का खाना हरिया काका के ढाबे से जाएगा, लेकिन एक शर्त थी, खाना रोजाना सुबह 11 बजे तक शहर पहुंचाना होगा। हरिया काका कांपती आवाज में, साहब, मेरे पास तो शहर तक जाने के लिए साइकिल भी ठीक नहीं है और इतने बच्चों का खाना बनाने के लिए बड़े बर्तन भी नहीं हैं। रघु जी, नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बनते हैं। मैं एडवांस के तौर पर कुछ पैसे भेज रहा हूँ, अपनी तैयारी शुरू करो। गांव की जलन। जैसे ही ये खबर गांव में फैली कि रघु काका को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, गांव के कुछ अमीर लोग जलने लगे। गांव का लाला धनसुख, जिसे काका ने पुराना कर्ज ले रखा था, वो काका के ढाबे पर आ पहुंचा। लाला धनसुख, ओ रघु, सुना है तुझे बड़ा काम मिला है? पहले मेरा पुराना कर्ज चुका, वरना कल सुबह तेरा चूल्हा जलने नहीं दूंगा। लाला, बस 1 महीने की मोहलत दे दो, मैं पाई पाई चुका दूंगा। नहीं तो कल सुबह तक पैसे दे, वरना ये ढाबा मेरा होगा। गद्दारी की रात काका ने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर और पड़ोसियों से मांगकर लाला के पैसे जुटाए। अगली सुबह उन्हें शहर पहला ऑर्डर भेजना था।
रात भर जागकर काका, शांति और छोटे बिट्टू ने खाना तैयार किया। सुबह के 4 बजे थे। खाना बड़े बर्तनों में पैक रखा था। तभी अंधेरे में किसी ने चुपके से ढाबे के पीछे से आकर खाने के बर्तनों के पास कुछ गिरा दिया। तभी बिट्टू की आंख खुल गई। उसने खिड़की से देखा कि कोई भाग रहा है। बापू देखो, कोई भाग रहा है। रघु काका दौड़कर बाहर आए, लेकिन तब तक वो परछाई गायब हो चुकी थी। जब उन्होंने खाने का ढक्कन खोला तो उनकी चीख निकल गई। खाने के ऊपर नीला रंग और मिट्टी का तेल पड़ा हुआ था। 500 बच्चों का खाना बर्बाद हो चुका था और शहर से गाड़ी आने में सिर्फ 3 घंटे बचे थे। सस्पेंस। अब रघु काका क्या करेंगे? क्या वो 3 घंटे में फिर से खाना बना पाएंगे? वो परछाई किसकी थी? लाला धनसुख की या गांव के ही किसी और गद्दार की? बर्बाद हुए खाने को देखकर हरिया काका घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। सब खत्म हो गया पूजा। 500 बच्चों का खाना मिट्टी में मिल गया। अब मेहरा साहब को क्या जवाब दूंगा? लेकिन पूजा ने हार नहीं मानी। उसने काका के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उठिए, रोने से चूल्हा नहीं जलेगा। अभी सूरज नहीं उगा है। हमारे पास 3 घंटे हैं। गांव की औरतें जाग चुकी होंगी। मैं मदद लेकर आती हूँ। पर पूजा, इतना अनाज और सब्जियां कहाँ से आएंगी? आप आग सुलगाइए, बाकी मुझ पर छोड़िए। शांति दौड़कर गांव की अन्य गरीब महिलाओं के पास गई। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज सिर्फ रघु काका की इज्जत का सवाल नहीं है, आज गांव की चूल्हे की शान का सवाल है। देखते ही देखते कोई अपने घर से आटा ले आया। ढाबे पर एक साथ 4 बड़े चूल्हे जलाए गए। शांति और गांव की महिलाओं ने मिलकर बिजली की गति से रोटियां बेली। रघु काका ने अपनी जादुई दाल बनाई। बिट्टू मसालों को पीसने में मदद कर रहा था। पूरा ढाबा एक युद्ध के मैदान की तरह लग रहा था। ठीक 11 बजे मिस्टर मेहरा की गाड़ी ढाबे के सामने रुकी। रघु जी, क्या खाना तैयार है? जी साहब, बिल्कुल तैयार है। जब खाना गाड़ी में लोड हो रहा था तभी लाला धनसुख वहां आया। उसे पूरा यकीन था कि खाना खराब हो चुका होगा। वो पुलिस को साथ लेकर आया था। लाला धनसुख, साहब, इस ढाबे का खाना मत ले जाना। मुझे खबर मिली है कि इसने खाने में कुछ मिलाया है। क्या बकवास है, मैंने अभी खुद चखा है। खाना बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट है। तभी बिट्टू ने भीड़ में से एक आदमी को पकड़ा। वो लाला का नौकर था। बिट्टू ने उसके हाथ में वही मिट्टी के तेल की बोतल देखी जो रात को इस्तेमाल हुई थी। बापू, यही था वो जो रात को भाग रहा था। पुलिस ने जब लाला के नौकर को सख्ती से पकड़ा तो उसने सारा सच उगल दिया। लाला धनसुख को पुलिस पकड़ कर ले गई, लेकिन जाते जाते लाला ने हरिया काका के कान में एक ऐसी बात कही जिसने काका के होश उड़ा दिए। लाला धनसुख धीमी आवाज में, रघु, तू जीत तो गया, पर तुझे क्या लगता है मेहरा साहब तुझे ये काम क्यों दे रहे हैं? जा अपनी पत्नी पूजा से पूछ कि उसका मेहरा साहब से पुराना रिश्ता क्या है। रघु काका सन रह गए। उन्होंने पूजा की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ी जमीन की ओर देख रही थी। पूजा की आंखों में एक ऐसा राज था जो काका ने पहले कभी नहीं देखा था। पूजा और मिस्टर मेहरा के बीच क्या रिश्ता है? क्या पूजा कोई साधारण गांव की महिला नहीं है? क्या रघु काका को ये काम काबिलियत पर मिला या किसी के एहसान पर? लाला के जाने के बाद रघु काका बहुत हैरान थे। उन्होंने पूजा से पूछा, पूजा, लाला क्या कह रहा था? तुम्हारा मेहरा साहब से क्या रिश्ता है? पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने घर के अंदर से एक पुरानी और धुंधली तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक छोटा लड़का अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़े खड़ा था। रघु जी, मेहरा साहब मेरे सगे बड़े भाई हैं। मैं एक बहुत अमीर घर की बेटी थी, लेकिन जब मैंने आपसे शादी करने का फैसला किया तो मेरे भाई ने गुस्से में मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। कल जब वो यहाँ खाना खाने आए तो उन्होंने मेरे हाथ की दाल का स्वाद पहचान लिया। उन्हें अपनी पुरानी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ये काम हमें तरस खाकर नहीं बल्कि हमारी मेहनत और ईमानदारी देखकर दिया है। भाई का पछतावा और मिलन। अभी काका और पूजा बात ही कर रहे थे कि तभी मेहरा साहब की गाड़ी फिर से ढाबे के सामने रुकी। मेहरा साहब गाड़ी से उतरे और सीधे पूजा के पास आए। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। पूजा, मुझे माफ कर दे छोटी बहन। बरसों पहले मैंने अपने घमंड में तुझसे रिश्ता तोड़ा था,
पर तेरी मेहनत और रघु जी की सच्चाई ने आज मेरा सिर शर्म से झुका दिया है। तू आज भी वैसी ही नेक है, पर मैं बदल गया था। अब से तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। आप मेरे रघु जी, आप जैसा ईमानदार इंसान मिलना मुश्किल परिवार का हिस्सा है। खुशहाल सवेरा। रघु काका अब बहुत खुश हैं। उनका ढाबा अब पूरे जिले में सबसे मशहूर है और वे सबको बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं। पूजा अब वो बीमार नहीं रहती और पूरे ढाबे का इंतजाम संभालती है। गांव की दूसरी महिलाएं भी उनके साथ काम करती हैं। बिट्टू अब फटे कपड़ों में नहीं बल्कि नई वर्दी और कॉपियों के साथ अपनी नई साइकिल पर खुशी खुशी स्कूल जाता है। कहानी की सीख, ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मिलता है और सच्चा प्यार कभी भी हारता नहीं है।